तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज आपका भाई हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि चाइनीज यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑन करना तो फर्ज है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जो सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है पासपोर्ट। मुझे बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि क्या हम बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं चाइना में। जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो वो मुझे बताते हैं कि नहीं, पासपोर्ट तो नहीं मैंने बनाया। लेकिन पासपोर्ट बहुत ही बेसिक और बहुत ही कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है किसी भी जगह अप्लाई करने के लिए चाइना में। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो वो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आएगी वो होगी आपका पासपोर्ट। इसके अलावा एक और पॉइंट का आपने ख्याल करना है, वो ये है कि आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो मिनिमम 1 ईयर होनी चाहिए। अगर वो लेस देन 6 मंथ होगी तो जब आप वहाँ से पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से फ्लाई करके चाइना आएंगे तो यहाँ पर आके आपके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम होता है। उसी 1 मंथ में आपने क्या करना होता है कि अपना वीज़ा रिन्यू करवाना होता है। फिर आप उस वीज़ा को रिन्यू करवाएंगे, फिर विद इन 6 मंथ जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने के करीब आ जाएगा फिर आपको दोबारा पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, दोबारा वीज़ा के प्रोसेस से गुजरेंगे। तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी को भी पहले से ही चेक कर लें और आपका पासपोर्ट वो टाइमली ही बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों दूसरी रिक्वायरमेंट है वाइट बैकग्राउंड फोटो। आप किसी भी स्टूडियो से पासपोर्ट साइज फोटो बनवा सकते हैं। आपने सिर्फ डायमेंशंस का ख्याल करना है कि उसकी जो विड्थ है वो 25 मिलीमीटर होनी चाहिए और उसकी लेंथ 48 मिलीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और आपको मैं डायमेंशंस राइट साइड पे एक फ़ोटो में अटैच कर दूंगा तो आप वो देखकर उस हिसाब से अपनी फ़ोटो बनवा सकते हैं। तो दोस्तों जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट, जो कि आपकी प्रीवियस हाईएस्ट एजुकेशन की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना में मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होगी। ठीक है, तो वो आपने क्या करना है कि उनको नोटराइज करवाना है। आप किसी भी नोटरी पब्लिक ऑफिस में जा सकते हैं जो कि आपके सिटी में अवेलेबल होगा। आपने जाकर वहाँ अपनी जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है उसकी कॉपी ले लेनी है, उसकी कॉपी करवा के उनसे आपने जाके अटेस्टेशन करवा लेनी है। ठीक है, अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास एफएससी की सनद होगी। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, एफएससी की जो सनद है उसको जाके नोटरी पब्लिक से आपको अटेस्ट करवाना होगा। और एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपने लास्ट सेमेस्टर में होंगे या लास्ट ईयर में होंगे। ठीक है, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, अगर आप लेट्स सपोज बैचलर के लास्ट सेमेस्टर में हैं, सही है, तो आप मास्टर के लिए स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। इन दैट केस आपको क्या करना होगा, आपने होप सर्टिफिकेट लेना है अपने इंस्टीट्यूट से कि मैं इस डेट को, जो कि आपके एडमिशन होने से पहले होगी, तो मैं इसमें ग्रेजुएशन मेरी हो जाएगी और मैं मास्टर के लिए आ सकता हूँ चाइना। ठीक है, तो आपने वो होप सर्टिफिकेट ले लेना है और उस होप सर्टिफिकेट के थ्रू आप चाइना में अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रांसक्रिप्ट का फिर आपने क्या करना है कि आपकी जो प्रीवियस सेमेस्टर तक जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट मतलब जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो उन ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन होनी चाहिए। दैट मीन्स आपके लास्ट सेमेस्टर तक जो ट्रांसक्रिप्ट होगी वो आपने अटैच करनी है। ठीक है, तो आप लास्ट जो ट्रांसक्रिप्ट होगी उसको नोटराइज करवा सकते हैं और होप सर्टिफिकेट को अटैच करके मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं। चौथी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अगर आपके पास आइट्स और टोफेल नहीं है तो आप स्टिल चाइना में अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि अपने इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से आपने एक सर्टिफिकेट प्रिंट करवाना है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ होगा कि आपके जितने भी कोर्सेज आपने इस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं वो तमाम इंग्लिश में थे और आपने फिर इनको इस लेटर को आपने प्रिंट करवाना है उस इंस्टीट्यूट के लेटर हेड पे और फिर वो प्रॉपर्ली स्टैम्प और हैंड रिटन उसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए। तो दोस्तों पांचवी रिक्वायरमेंट है रिकमेंडेशन लेटर्स, जो कि चाइना में मास्टर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टर प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि आप अपनी करंट यूनिवर्सिटी में किसी भी 2 प्रोफेसर से बनवा सकते हैं और प्रोफेसर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन लेटर्स में आपकी ये डिटेल्स मेंशन कर दें, जस्ट लाइक आपकी ये अचीवमेंट्स हैं और आपने उनके अंदर ये कोर्सेज पढ़े हैं। फिर प्रोफेसर इन डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे प्रिंट करके हैंड रिटन सिग्नेचर करके और उसके बाद स्टैम्प करके आपको देंगे, जो कि आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों छठी रिक्वायरमेंट है फिजिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। आपने ये सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल
और रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से बनवाना है। आप जब इस फॉर्म को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन इंटर कर देंगे और उसके बाद आपको जनरल टेस्ट देंगे करने के लिए, जैसा कि ब्लड टेस्ट और एक्सरे टेस्ट, और उसके बाद फिर वो आपकी रिपोर्ट को फिलअप करके आपको फॉर्म दे देंगे। मैं एज ए रेफरेंस अपना भी फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, 7वीं रिक्वायरमेंट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आप अपनी बर्थ प्लेस या जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर पुलिस ऑफिस होगा, वहाँ जाकर बनवा सकते हैं। बस आपने सिर्फ एक बात मेक श्योर करनी है कि वो उस सर्टिफिकेट पर एक QR कोड पेस्ट कर देते हैं। तो आपने उस QR कोड को स्कैन करके कंफर्म कर लेना है कि क्या आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन है या नहीं। अगर ऑनलाइन है तो वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, फिर वो उसको आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, 8वीं रिक्वायरमेंट है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड सेकंड इज बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन। और फर्स्ट में आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में आप मेंशन करते हैं कि मैं चाइना क्यों आना चाहता हूँ और मैं किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ और मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद बॉडी में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरी ये एकेडमिक बैकग्राउंड है और मेरा ये रिसर्च बैकग्राउंड है और मैंने इस फील्ड में जॉब की हुई है। और कंक्लूजन में आप मेंशन करते हैं कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करेंगे। तो ये स्टडी प्लान का एक जनरल फॉर्मेट होता है जो आपने फॉलो करना है, और इसमें आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। बात लोग क्या करते हैं कि किसी सीनियर से स्टडी प्लान ले लिया और उसको जो है ना कॉपी करके एज इट इज सबमिट कर देते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने अपना स्टडी प्लान लिखना है जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जो 9वीं रिक्वायरमेंट है वो है रिज्यूमी। तो जब भी आप प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आप उनको सेंड करते हैं वो होती है आपकी रिज्यूमी। अगर आप में से किसी को रिज्यूमी बनाने में मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी ईमेल मेंशन कर सकते हैं, मैं उनको अपनी रिज्यूमी शेयर कर दूंगा। तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपनी रिज्यूमी अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, जस्ट लाइक आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है और आपने क्या क्या जॉब्स की हुई हैं और आपके अवार्ड्स और अचीवमेंट क्या क्या हैं वो इसमें मेंशन करनी है। 10वीं रिक्वायरमेंट है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल हम PhD और पोस्ट डॉक में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए हम उन्हें जो पहला डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं वो होता है रिसर्च प्रपोजल, जो कि ये बताता है कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं और आपका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है। तो दोस्तों, आपने थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है। अगर आप PhD में अप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट डॉक में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने रिसर्च कर लेनी है कि मेरा ये आइडिया है और मैं अगर मेरा एडमिशन हो जाता है तो मैं इस फील्ड में और इस टॉपिक पे काम करूँगा। तो आपने उस टॉपिक के हिसाब से रिसर्च करनी है, और जब आप रिसर्च करेंगे डेफिनेटली आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में वो आर्टिकल्स भी मेंशन कर देने हैं कि मेरा ये आइडिया है और मैं इस डायरेक्शन में काम करूंगा। लेकिन आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपका डॉक्यूमेंट जो होगा वो 3 से 4 या 5 पेजेस का हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि फ्रंट या पहले पेज पे आपने इसका एब्स्ट्रैक्ट भी लिख देना है, ताकि अगर प्रोफेसर इसको रीड कर रहा है उनके पास डेफिनेटली इतना टाइम नहीं होगा तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आइडिया ले सकता है कि आप इस फील्ड में और इस डायरेक्शन पे और इस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं। और अगर आप में से किसी को रिसर्च प्रपोजल में मसला है या उनको डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा यूकास में एडमिशन हुआ था। तो फिर मैं आपको अपना रिसर्च प्रपोजल एज ए रेफरेंस ईमेल पे सेंड कर दूंगा। लेकिन आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो लास्ट ईयर का आउटडेटेड डॉक्यूमेंट है, तो आपने अपने हिसाब से प्रिपेयर करना है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप पोस्ट डॉक प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक और रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपने रिसर्च प्रपोजल के साथ साथ आपने अपना रिसर्च आर्टिकल्स भी उसमें अटैच करने होते हैं, या आपकी कोई सर्टिफिकेशंस है वो भी आप अपनी एप्लीकेशंस के साथ अटैच करते हैं। और अगर आप बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अटैच करनी होती है, जो कि लास्ट 6 मंथ की हो सकती है, तो वो आपने अपनी एप्लीकेशंस के साथ अटैच करनी है। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो चाइना में अवेलेबल स्कॉलरशिप पर बनाऊंगा कि चाइना में कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उनकी स्टार्टिंग डेट क्या है और उनकी डेडलाइंस क्या क्या हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं और मैं आने वाली वीडियो उन टॉपिक से रिलेटेड बना दूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपने इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। कनेक्ट उस्मान।